नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 27 फरवरी 2022 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और एडिटोरियल्स का विश्लेषण करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे रूस यूक्रेन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उसके बाद ऑपरेशन गंगा, उसके बाद म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, वन संरक्षण, स्वास्थ्य खाता संख्या और मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों की रूपरेखा क्या हो सकती है। शुरुआत करते हैं पहले विषय के साथ में। देखिए, इस समाचार को पेज संख्या 12 से लिया गया है और GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। हम सभी लोग इस बात को देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। संघर्ष की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। रूस ने यूक्रेन से अलग दो क्षेत्रों को मान्यता भी दे दी है जो कि डोनबास क्षेत्र के अंदर में स्थित है। आप यहां पर मानचित्र में भी देख सकते हैं इनको। इनके नाम है लुहांस्क और डोनेटस्क एरिया। इस विषय पर काफी चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं। आज हम यहां पर थोड़ा परिप्रेक्ष्य से हट करके अतीत में जाकर के इतिहास के आईने से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस क्षेत्र के अंदर में जो देश स्थित है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो लातविया हो, लिथुआनिया हो, बेलारूस हो, रोमानिया हो, इन देशों के साथ में रूस के जो संबंध हैं वो इतिहास के अनुसार किस प्रकार से संचालित हो रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के साथ वर्तमान संघर्ष को आरंभ करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन दिया। उस संबोधन के अंदर में उन्होंने ये बातें कही कि जिस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हुआ था और जिस प्रकार से इन देशों का जन्म हुआ, ये रूस को स्वीकार्य नहीं रहा। लेकिन समय के साथ साथ फिर भी हम आगे बढ़े। लेकिन यहां पर जिस प्रकार से नेटो अपने घुसपैठ को आगे बढ़ा रहा है, रूस की सीमाओं के करीब लगातार नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो देश हैं वो पहुंचते जा रहे हैं। तो ऐसे में रूस की सुरक्षा को खतरा दिखाई पड़ रहा है और ऐसे में रूस अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है। ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार से हुआ। आप अगर यहां पर देखें इस मानचित्र को, तो इस मानचित्र में आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिसका जन्म 1922 में रूस के अंदर में जो साम्यवादी क्रांति घटित हुई थी, वहां के नेता लेनिन के नेतृत्व में उस सफर का अंत हुआ 1991 में आकर के। जहां पर आप देख सकते हैं कि 1990 में लिथुआनिया अलग हो जाता है, फिर 1991 के अप्रैल में जॉर्जिया अलग हो जाता है और फिर झड़ी लग जाती है एक के बाद एक ये देश, यूक्रेन हो, चाहे बेलारूस हो, चाहे मोल्डोवा हो, अजरबैजान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सोवियत संघ से अलग होते हुए चले जाते हैं। इन 15 देशों ने मिलकर के निर्माण किया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। हालांकि जो यूक्रेन था वो इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था और सामूहिक सुरक्षा के लिए इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम रखा CSTO अर्थात कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह कुछ उस तरीके से काम करता है जैसे कि नेटो काम करता है। अब यहां पर जरा हम इस बात को समझते हैं कि आखिर सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, द्वितीय विश्व युद्ध विशेष रूप से जब वो खत्म हो गया और फिर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुनिया के अंदर में वर्चस्व की एक जंग शुरू हुई, जिसको हम आम भाषा में शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। हम जब इन चीजों को देखना शुरू करते हैं तो यहां पर सोवियत संघ की आर्थिक नीतियों में और राजनीतिक नीतियों में कुछ कमियां थी। जैसे एक बड़ी कमी थी निजी संपत्ति को हतोत्साहित करना, कि जो भी चीजें हैं, जो भी संसाधन है, वो सरकार की संपत्ति के रूप में रहेंगे। तो ऐसे में जो भी निजी उद्यमी थे वो हतोत्साहित हुए, जबकि अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। उसने निजी संपत्ति को प्रोत्साहित किया। अब रूस के अंदर में इन सब वजहों से जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनकी बड़ी तेजी के साथ में कमी की स्थितियां देखी जा रही थी। अब चूंकि हम लोग यहां बात कर रहे हैं सोवियत संघ की, तो इसके साथ में जितने भी ये देश थे इन सब की स्थिति कमोबेश एक जैसी ही थी।
इसके अलावा ये सारे देश सोवियत संघ के साथ में जब कार्य कर रहे थे तो इनकी नीतियों का निर्धारण सोवियत संघ के नेता के रूप में रूस के द्वारा किया जा रहा था। तो कहने का अर्थ यहां पर यह हुआ कि देश कोई भी हो लेकिन नीतियां मॉस्को से निर्धारित हो रही थी। ऐसे में जब कुछ देशों ने इन नीतियों का विरोध करना आरंभ किया तो वहां पर रूस के द्वारा सेनाएं भेज दी गईं और अपने विरोधियों का क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। तो एक तो यहां पर राजनीति में आप देख रहे हैं भरपूर केंद्रीकरण है, असंतोष को व्यक्त करने की कोई आजादी नहीं है। जबकि अमेरिका के नेतृत्व में जो भी देश काम कर रहे थे, पश्चिमी यूरोप के अंदर में जो भी देश थे जहां पर ब्रिटेन, फ्रांस ये सब लोग नेतृत्व कर रहे थे, तो वहां पर कमोबेश लोकतंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा था और असंतोष को आगे रखने की, उसको अभिव्यक्त करने की एक हद तक छूट थी। इसके अलावा उपभोक्ता वस्तुओं की भी कमी नहीं थी, लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर हो रहा था। इन्हीं सब के बीच में 1979 में रूस अफगानिस्तान के ऊपर में हमला कर देता है। अब जब यहां सोवियत सेना पहुंच जाती है तो उनका उद्देश्य यह था कि जो पश्चिम एशिया का क्षेत्र है वहां पर अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर देना। जाहिर सी बात है अमेरिका ने इसका विरोध किया और उस दौर में अमेरिका को पाकिस्तान का भी साथ मिल रहा था, कुछ अरब देश भी अमेरिका का समर्थन कर रहे थे। तो यहां पर लड़ाकों की, जिन्हें मुजाहिदीन कहते थे, उनकी एक पूरी फौज खड़ी की गई सोवियत सेना के खिलाफ और 1989 में सोवियत सेना को यहां से बाहर निकलना पड़ा। इससे उनका काफी ज्यादा अपमान हुआ। अब इन्हीं सब के बीच में 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव नाम के एक नेता का उदय सोवियत संघ के अंदर में हो चुका था और ये पश्चिम के साथ में एक हद तक सहानुभूति रखते थे। ऐसे में सोवियत संघ के अंदर में इन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त के नाम से कुछ नई नीतियों को लागू करना शुरू किया। अब इनका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विकेंद्रीकरण और इसका अर्थ है खुलापन। खुलापन विचारों में भी, आर्थिक नीतियों में भी, और विकेंद्रीकरण अर्थात यहां पर सत्ता का जो नियंत्रण था अन्य देशों के ऊपर में, उसमें अब ढील दी जाएगी। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने इन अच्छी नीतियों को जिस तेजी के साथ में लागू किया, उससे लोगों को यह लगा कि अब वो पूरी तरीके से आजाद हैं और कई सारे देशों ने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। नीतियां अच्छी थी लेकिन जिस प्रकार से लागू किया गया उनके लिए उस दौरान का सोवियत समाज अभी तैयार नहीं था और ऐसे में एक एक करके ये देश सोवियत संघ से अलग होते हुए चले गए, जिसकी शुरुआत हम लोग देखते हैं लिथुआनिया से 1990 में। उसके बाद आप लगातार देख सकते हैं जॉर्जिया है, एस्टोनिया है, लातविया है, ये पूरी लिस्ट है आपके सामने। यूक्रेन भी इन्हीं में से एक था जो कि 1991 में सोवियत संघ से अलग हो गया। इन्हीं सब के बीच में 1991 के ठीक पहले 1989 में पोलैंड में लेक वॉलेसा की सरकार बन चुकी थी और लेक वॉलेसा सोवियत जो सरकार है, सोवियत संघ की जो नीतियां हैं उसके विरोधी थे। इसके अलावा नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार को भी गिराया जा चुका था। तो जून 1989 की यह घटना और नवंबर 1989 की यह घटना, ये दोनों घटनाएं लगातार इस बात को दिखा रही थी कि अब सोवियत संघ अपने अंत की तरफ जा रहा है। और उसकी पुष्टि 1991 में तब हुई जब यहां के प्रमुख नेताओं ने इस बात की घोषणा कर दी कि अब सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त होता है, उसके झंडे वगैरह को त्याग दिया गया। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अब यहां पर जो देश आजाद हुए उन्होंने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल का निर्माण किया और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का निर्माण किया। लेकिन ध्यान रखना, यूक्रेन सीएसटीओ इससे लगातार दूरी बना के चल रहा था और इन्हीं सब के बीच में धीरे धीरे रूस ने अपनी आर्थिक शक्ति को आगे बढ़ाना शुरू किया और खास तौर पर जब व्लादिमीर पुतिन रूस के नेता के रूप में उभरे। 2004 में लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया नाटो के सदस्य बन गए। अब यहां से आप इस बात को समझें कि जब से नाटो का जन्म हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949, तब से रूस इसको लगातार अपने विरोधी के रूप में देखता रहा है।
कि नेटो सदस्यों में से अगर किसी पर भी कोई हमला होता है तो ये सारे सदस्य मिल करके उस देश का विरोध करेंगे। जिस समय दुनिया के अंदर में शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय नेटो और सोवियत संघ के बीच लगातार हम तनाव की स्थिति को देखते ही रहते थे। अब यहां पर लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया ये देश रूस के एकदम नजदीक है और अगर ये नेटो के सदस्य बन जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका समर्थित देशों की जो सीमाएं हैं वो रूस के एकदम करीब पहुंच जाएंगी। ऐसे में रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक खतरे के रूप में पेश करता है। 2008 में यूक्रेन और जॉर्जिया को नाटो की सदस्यता की पेशकश की गई और इसी परिप्रेक्ष्य में रूस ने जॉर्जिया के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया। उसके कुछ क्षेत्रों को जहां पर विद्रोही समूह बड़े प्रबल थे उनको एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी। 2014 में हम देखते हैं कि रूस ने क्रीमिया के ऊपर में कब्जा कर लिया। अब यहां पर जरा इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यूक्रेन के अंदर में 2014 के पहले तक जो सरकार थी वो सरकार थी विक्टर यानुकोविच की और ये एक हद तक रूस के समर्थक थे। लेकिन बाद में जब यहां पर पश्चिम समर्थक सरकारें आना शुरू हुई और बाद में जब जेलेंस्की सत्ता में आए तो पश्चिम के समर्थन का जो सुर है वो यूक्रेन के अंदर में अधिक मजबूत होता हुआ चला गया। ऐसे में रूस लगातार यूक्रेन को देख रहा था। लगातार ये बातें भी कही जा रही थी रूस की तरफ से कि अगर यूक्रेन वो नेटो के अंदर में शामिल होता है, उनकी सदस्यता को लेता है तो निश्चित रूप से ये रूस के लिए बिल्कुल असहनीय होगा। क्रीमिया पर कब्जा करके उन्होंने अपने इरादे दर्शा भी दिए थे। लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन अपनी निष्पक्ष नीति से हटता चला गया ऐसे में रूस आक्रामक होता चला गया और 2022 में हम इस पूरे घटनाक्रम को एक युद्ध के रूप में देख रहे हैं। अगर हम 1991 से जब से यूक्रेन सोवियत संघ से आजाद हुआ उसकी विदेश नीति को देखें तो अब तक वो एक निष्पक्ष विदेश नीति पर चल रहा था। लेकिन पश्चिम समर्थक सरकार को व्लादिमीर पुतिन ने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया और निश्चित रूप से यहां पर जो अन्य हितधारक भी रहे उन्होंने कूटनीति और वार्ता का एक सही तरीके से प्रयोग करने की जो रणनीति है उसको नहीं अपनाया गया। रूस के ऊपर में कुछ दबाव बनाने की कोशिश भी की गई है। बदले में रूस ने यूक्रेन के ऊपर में दबाव बनाए हैं तो यहां पर तनाव लगातार बना हुआ था और ऐसी घटनाएं जब विश्व की राजनीति में होती हैं तो वो निश्चित रूप से इस बात को दर्शा रही होती हैं कि अगर संघर्ष हुआ है, अगर युद्ध हुआ है, ऐसे में सैनिकों की जानें जाएंगी, निर्दोष लोगों की जानें जाएंगी, जन धन का नुकसान होगा, जो विकास की गतिविधियां हैं वो लगातार रुकेंगी। ये सब चीजें इस बात को दिखाती हैं कि हम बेहतर तरीके से बात नहीं कर पाए। और यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि दुनिया ने अतीत में इतने युद्ध देखे हुए हैं कि हमें यह बात पता है कि अंत में बातचीत ही एक बड़े समाधान के रूप में हमारे सामने आती है। स्टूडेंट्स, इस समाचार को पेज संख्या 1, 7 और 14 से लिया गया है। GS2 अंतरराष्ट्रीय संबंध के साथ में इसको जोड़ करके हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 विषय हमारे सामने हैं। पहला तो है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा उस अभियान को नाम दिया गया है जिसके माध्यम से यूक्रेन के अंदर में जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं, विशेष रूप से जो हमारे स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए यह अभियान हम चला रहे हैं। इसके अलावा रूस ने जिस प्रकार से यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर में अमेरिका और अन्य देशों के द्वारा रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया और जिसके अंदर में भारत यहां पर वोटिंग से अनुपस्थित रहा। इसके अलावा इस युद्ध के कारण भारत के अंदर में जो व्यापार है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, हम इसकी बात भी करेंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ पर 3 विषय हो गए। पहला विषय छोटा सा है, ऑपरेशन गंगा, आप लोग याद रखें इसको प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। ओके, इसके बाद हम लोग जरा यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर में घटनाएं घटी हैं। दरअसल अमेरिका और जो उसके समर्थक देश हैं वो यहाँ पर रूस के विरोध में एक प्रस्ताव लेकर के आए थे और भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात इस वोटिंग से अनुपस्थित रहे। हालांकि रूस चूंकि यहाँ पर एक स्थायी सदस्य है
और उसके पास वीटो शक्ति है, जिसके माध्यम से उसने इस प्रस्ताव को पास होने से रोक दिया। हम सभी इस बात को जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर में जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो शक्ति है, और अगर वीटो शक्ति का वो प्रयोग करते हैं तो किसी भी प्रस्ताव को पास होने से वो रोक सकते हैं। अब यहाँ पर पश्चिमी देशों के द्वारा भारत के इस रुख पर निराशा व्यक्त की गई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं टीएस तिरुमूर्ति जी, उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि देखिए, जिस प्रकार से यह प्रस्ताव लाया जा रहा था और जिन कदमों को यहाँ पर उठाने की बात कही जा रही थी वो भी आक्रामक थे, युद्ध को उकसावा देने वाले थे, और हम शांति के पक्ष में खड़े हैं और बातचीत से, कूटनीति से ही इन समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए। दरअसल यहाँ पर जो प्रस्ताव लाया गया था वहां पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो इस विषय में बात करता है कि यूक्रेन के अंदर में रूस के सैनिकों के खिलाफ बल का उपयोग किया जा सकता है। दरअसल अभी रूस के ऊपर प्रतिबंध ही लगाए जा रहे हैं। कई राष्ट्रों ने भी इसी बात को कहा कि अगर दोनों पक्ष यहाँ पर भरपूर बल का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो हम एक बड़े युद्ध में उलझ सकते हैं, और इस वजह से इसमें संशोधन भी किया गया। हालांकि प्रस्ताव तो पास हो नहीं पाया, जैसा कि मैंने आपको बताया। हम अपने विद्यार्थियों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा यहां से चला ही रहे हैं, इसके बारे में बात हो गई। अब अगर हम व्यापार की बात करें तो भारत अपने यहाँ पर खाद्य तेल की आपूर्ति के संदर्भ में जो सूरजमुखी का तेल है उसमें लगभग 25 लाख टन तेल का हम आयात करते हैं, और इसमें से 70% तेल हम यूक्रेन से मंगाते हैं और 20% तेल रूस से आता है, और जो बाकी हिस्सा है वो अन्य देशों से हम आयात करते हैं। भारत के अंदर में हालिया दिनों में जो खाद्य तेल है उसका आयात काफी तेजी से बढ़ा है। अब अभी अगर हम हाल फिलहाल में अपने देश के अंदर खाद्य तेलों की मुद्रास्फीति को देखें तो खाद्य तेलों के अंदर में महंगाई काफी तेजी से बढ़ी है, और ऐसे में अगर यहाँ पर, जो कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो आपूर्ति है वो बाधित तो होगी ही, तो हमारे देश के अंदर में खाद्य तेलों के अंदर में जो महंगाई है वो और तेजी से बढ़ सकती है। तो ये हमारे लिए घरेलू स्तर पर एक समस्या पैदा कर सकती है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि भारत के अंदर में जो सरसों का उत्पादन है अब वो हो चुका है, तो ऐसे में अब सरसों के तेल का जो आगमन है बाजार में वो होना शुरू हो जाएगा, तो हम घरेलू आपूर्ति के माध्यम से और अन्य देशों के साथ में आयात करके खाद्य तेल का, जो खाद्य तेलों के अंदर में जो महंगाई है उसको हम नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला समाचार है वो भी रूस यूक्रेन का जो घटनाक्रम है इसी से जुड़ा हुआ है। GS2 अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ में इसको जोड़ करके हम देखेंगे। अभी हाल ही में रूस यूक्रेन संघर्ष को देखते हुए म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई है। इसका जो आह्वान है वो मुख्य रूप से यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर जेलेंस्की, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को रूस के इस आक्रामक व्यवहार के खिलाफ हमारी मदद करनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन हुआ। जगह ये जर्मनी के अंदर में है। अगर हम इस बात को देखते हैं कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, या अगर हम संक्षिप्त रूप में कहें तो MSC, इसकी जो स्थापना है वो इवाल्ड हेनरिक वॉन क्लिस्ट के द्वारा की गई थी। दरअसल ये एक नाजी विरोधी व्यक्ति थे। जिस समय हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया को तबाह करने में लगा हुआ था, तो ऐसे में हिटलर की हत्या करने के लिए कुछ प्रायोजन किए गए, और ऐसे में इवाल्ड हेनरिक वॉन क्लिस्ट भी ऐसी ही एक घटना से जुड़े हुए थे जिसका उद्देश्य था हिटलर की हत्या करना। हालांकि यह अभियान सफल नहीं हो पाए, लेकिन बाद में सोवियत अभियान के दौरान हिटलर की मृत्यु हुई। अब यहां से इस बात की एक आवश्यकता महसूस की जा रही थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी, फिर जब शीत युद्ध चलना शुरू हुआ तब भी, कि दुनिया के अंदर में जो भी तनाव हैं हम उनका समाधान बातचीत से भी कर सकते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में 1962 में पश्चिम जर्मनी और इसके अलावा पश्चिमी यूरोपीय साझेदार देश अमेरिका, कनाडा, इनके बीच एक वार्षिक बैठक के रूप में आरंभ हमारे सामने उभर के आता है। लेकिन 1962 एक ऐसा साल है जो कि दुनिया के अंदर में शीत युद्ध के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है। दरअसल यही वो साल था जब क्यूबा मिसाइल संकट की घटना हमारे सामने उभर करके आई थी। आप अगर इस घटना को समझने की कोशिश करें तो इस दौरान जो नेटो देश है, जिसके बारे में हम लगातार अभी जिक्र कर ही रहे थे, तो इन देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में इटली और तुर्की के अंदर में जुपिटर मिसाइलों को तैनात कर दिया, और
ये जो मिसाइलें थी ये रूस की राजधानी मॉस्को तक हमला करने में सक्षम थी। अब जब इस बारे में जानकारी रूस को, सोवियत संघ को प्राप्त हुई तो ऐसे में सोवियत संघ के द्वारा इसका विरोध किया गया। अब इसी क्रम में एक घटना घटी क्यूबा के अंदर में। आप यहाँ मानचित्र पर देख सकते हैं क्यूबा को, एक छोटा सा द्वीपीय देश जो कि अमेरिका के निकट स्थित है। जो कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है और सोवियत संघ वो साम्यवाद के पक्ष में खड़ा हुआ था। अमेरिका का यह प्रयास था कि दुनिया के अंदर में साम्यवाद, समाजवाद की जो विचारधारा है वो आगे ना बढ़े, और ऐसे राष्ट्र जहां पर साम्यवादियों की सरकारें सत्ता में आती थी, कम्युनिस्टों की सरकारें सत्ता में आती थी, अमेरिका उनका विरोध करने की लगातार कोशिश करता था। अब ऐसे में अमेरिका के एकदम निकट क्यूबा के अंदर में फिदेल कैस्ट्रो के नेतृत्व में एक कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आ जाती है। अब ये अमेरिका के लिए बड़ा अपमानजनक घटनाक्रम हो गया। ऐसे में अमेरिका ने अपने खुफिया एजेंसी के साथ में मिलकर के ये योजना बनाई कि हम फिदेल कैस्ट्रो की सरकार का तख्तापलट कर देंगे, और बे ऑफ पिग्स का यहाँ पर एक क्षेत्र है, यहाँ से कुछ घुसपैठियों को अमेरिका के द्वारा भेजा गया ताकि फिदेल कैस्ट्रो की सरकार का तख्तापलट किया जा सके। हालांकि चीजें असफल रही। अब इन घटनाक्रमों ने सोवियत संघ के क्रोध को, उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। ऐसे में सोवियत संघ ने क्यूबा के अंदर में SS-4 मिसाइलें भेज दी, जिनके माध्यम से अमेरिका के अनेक क्षेत्रों के ऊपर में निशाना लगाया जा सकता था। आप यहाँ पर मानचित्र में भी देख सकते हैं, न्यूयॉर्क हो गया, अटलांटा हो गया, शिकागो के क्षेत्र हो गए, इनको निशाने पे रखा जा सकता था। ऐसे में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव इतना अधिक बढ़ गया कि ऐसा लगा कि अब दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। हालांकि इस समय दुनिया के कई बड़े नेताओं ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करने वाले देशों में जैसे भारत आदि थे, इन सब ने इन दोनों देशों के बीच तनाव को घटाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, इसने भी इस तनाव को घटाने में एक भूमिका निभाई। यहां पर अगर हम इस बात को देखें, अभी हालिया में जो घटनाक्रम यहां पर घटा है वहां पर क्या हुआ, तो इसके नवीनतम संस्करण ने इस बात को महसूस किया कि अब दुनिया के अंदर में भारत और चीन दो बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके हमारे सामने आ चुके हैं, और ऐसे में कोई भी बड़ा निर्णय इन दोनों राष्ट्रों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। भारत का आह्वान किया गया कि आप यहां पर यूक्रेन के पक्ष में खड़े हो, लेकिन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने एक बात कही कि देखिए, यूक्रेन और सोवियत संघ के बीच जो भी तनाव है वो इनके जटिल इतिहास के कारण है, और यहां पर युद्ध या हथियारों के माध्यम से हम समस्या को दीर्घकालिक रूप से सुलझा नहीं पाएंगे। अंततः दोनों पक्षों को बातचीत के टेबल पर आना चाहिए, और जो पश्चिमी राष्ट्र हैं उन्हें भी यूक्रेन को वास्तविकता को समझने में सहयोग करना चाहिए, और इन्हीं प्रकारों से हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अगला समाचार है स्टूडेंट्स, पेज संख्या 11 से इसको लिया गया है। GS3 पर्यावरण सुरक्षा के साथ में इसको हम जोड़ करके देख सकते हैं। दरअसल इस समाचार के माध्यम से ये बात कही गई है कि जंगल के जो बाहर वृक्षारोपण किया जाता है, वहां पर जो वृक्ष लगाए जाते हैं उनकी कार्बन को संग्रहित करने की जो कुशलता है और जैव विविधता के नुकसान की जो भरपाई करने की क्षमता है वो कम होती है। ये प्रयोग अमेरिका के अंदर में हुआ है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव हो सकते हैं। अब यहां पर विशेषज्ञ कहते हैं कि 2019 और 2021 के बीच में भारत में जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, यह वृद्धि मुख्य रूप से इस वजह से हुई है क्योंकि वन क्षेत्र के बाहर काफी बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण किया गया है, और सड़कों के निर्माण के लिए, खनन उद्योगों के लिए, अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए जो वन क्षेत्र है उसको नुकसान पहुंचाया गया, और इसकी भरपाई करने के लिए वन क्षेत्र के बाहर अन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया गया। अक्सर आप लोग ये सुनते भी होंगे कि सड़क के निर्माण के लिए उसके आसपास के पेड़ काट दिए गए, और यहाँ पर जो पेड़ काटे गए हैं इसकी भरपाई करने के लिए किसी अन्य क्षेत्र के अंदर में हम पेड़ लगाएंगे। हम सभी इस बात को जानते हैं कि पेड़ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से वातावरण से कार्बन को संग्रहित करते हैं, कार्बन को समाप्त करते हैं। अब यहां पर एक रिपोर्ट भी हमारे सामने आई, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसमें यह पाया गया कि भारत के अंदर में लगभग 28% वन क्षेत्र जो दर्ज वन क्षेत्र है उससे बाहर है।
इसके अलावा जो बहुत घने रूप में वर्गीकृत वन हैं उनका भी लगभग 12% जो दर्ज वन क्षेत्र है उससे बाहर है। अमेरिका के अंदर में जो शोधकर्ता रहे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि ऐसे पेड़ जो कि वन क्षेत्रों के बाहर लगाए जाते हैं वो एक तो कार्बन का ठीक से संग्रह नहीं कर पाते हैं, दूसरी बात यह है कि वो भूमि के क्षरण को रोकने में भी असफल सिद्ध होते हैं। अब यहां पर भारत के अंदर में वनों की परिभाषा में भी कुछ बदलाव किए गए थे विगत वर्षों में। जैसे एक बदलाव किया गया कि ऐसे क्षेत्र जहां पर कैनोपी घनत्व 10% से अधिक है तो उसे हम जंगल कह देंगे। अब आपके मस्तिष्क में डाउट आएगा कि कैनोपी घनत्व क्या है। दरअसल स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये जो पेड़ आपके सामने दिख रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, इनका जो ऊपर का हिस्सा होता है, नीचे का हिस्सा नहीं स्टूडेंट्स, ऊपर का हिस्सा, तो वहां पर जिस पूरे क्षेत्र के अंदर में इन पेड़ों को लगाया गया है उस कुल क्षेत्र के 10% क्षेत्र से अगर अधिक यह कैनोपी घनत्व निकल आता है, मतलब कि जो ऊपर का क्षेत्रफल है इन पेड़ों का, वो क्षेत्रफल उस पूरे क्षेत्र के 10% से अधिक हो गया तो वो क्षेत्र जंगल है। अब ऐसे कई सारी बंजर भूमियां हैं जहां पर अनेक प्रकार के पेड़ लगा दिए जाते हैं सरकारी योजनाओं के तहत, और कैनोपी घनत्व 10% बहुत कम है और इन क्षेत्रों को जंगल का दर्जा दे दिया जाता है। तो एक प्रकार से ये आंकड़ों की बाजीगरी है, इससे हमें कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलने वाला है। और परिभाषा में इस बदलाव की वजह से भारत के अंदर में 38,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिली। रिपोर्ट्स इस बारे में भी हैं कि हम लोग जो सागौन और नीलगिरी या यूकेलिप्टस के जो पेड़ लगाते हैं इनकी कार्बन संग्रहण क्षमता सामान्य वृक्षों की तुलना में 30 से 50% तक कम है। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान यहां पर यह है स्टूडेंट्स कि बड़े बड़े जंगलों को जब काट दिया जाता है तो वहां पर उन जंगलों पर निर्भर जो प्रजातियां हैं अलग अलग जीव जंतुओं की, उनको उनके प्राकृतिक आवास से अलग कर दिया जाता है। हम पेड़ तो लगा देंगे कहीं पर भी, लेकिन ये जो प्रजातियां हैं क्या ये प्रजातियां उस आवास में पनप पाएंगी? जवाब है बहुत मुश्किल है ऐसा होना। हम इस बात को भी जानते हैं कि पेड़ पौधे जीव जंतु ये एक दूसरे पर निर्भर है। ये पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसका विकास एक दीर्घकालीन समय में होता है। तो ऐसे में कृत्रिम रूप से कहीं पर पेड़ों को लगा करके हम उन प्रजातियों को वहां पर स्थापित नहीं कर सकते हैं और निश्चित रूप से इससे एक प्रकार का पर्यावरण असंतुलन पैदा होगा। और हम जब इस दौर में जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं, बस हमें अधिक लालची या स्वार्थी होने की आवश्यकता नहीं है। अगला समाचार है स्टूडेंट्स, पेज संख्या 9 से इसको लिया गया है। GS2 शासन और योजनाओं से इसको हम जोड़ करके देखेंगे। दरअसल जो घोषणा की गई थी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, उसी के संदर्भ में कुछ प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 5 साल के लिए 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दे दी है। इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौर में, चाहे वो कोविन हो, चाहे वो आरोग्य सेतु हो, ई संजीवनी हो, इन सब का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया और वैक्सीन की जो सुविधा है वो लोगों तक पहुंचाने में कोविन प्लेटफॉर्म ने एक बड़ी भूमिका निभाई। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में लोगों को जानकारी देने के संदर्भ में आरोग्य सेतु की बड़ी भूमिका रही। इसके अलावा जनधन, आधार और मोबाइल, इनका इस्तेमाल करके भारत सरकार ने अनेकों योजनाओं के लाभ, खासतौर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लाभ जनता तक पहुंचाए। तो सरकार को ये बातें तो पूर्ण रूप से समझ में आ ही रही हैं कि तकनीक का इस्तेमाल करके हम समाज का कायाकल्प कर सकते हैं। तकनीक में इतनी क्षमताएं हैं। अब इसके माध्यम से नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर बना सकेंगे, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा और इसके माध्यम से
स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर में जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हैं उनकी सेवाओं को प्राप्त करने में सुविधा रहेगी। कोई भी जो रोगी है उसके रोग के बारे में जो भी उसकी हिस्ट्री है, जो भी इतिहास है, उसको मेंटेन करने में भी आसानी रहेगी। इस मिशन से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच में सुधार की उम्मीद है। इसका ट्रायल 6 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर में किया गया था, जो कि पूरा हो चुका है और इसीलिए सरकार के द्वारा यहां पर इस कदम को उठाया गया है। आइए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की। सोवियत संघ के पतन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, जिसके पतन के बाद शीत युद्ध का अंत हो गया था। विश्लेषण करें कि यह यूरेशिया अर्थात यूरोप और एशिया में वर्तमान भू राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। 250 शब्द 15 अंक। अब यहां पर उत्तर को लिखते हुए सबसे पहले आप सोवियत संघ का परिचय दें। पतन के कारणों में आर्थिक और राजनीतिक कारणों को बताएं। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल का उदय किस प्रकार से हुआ। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन अस्तित्व में आया, यूक्रेन इससे दूर रहा। और रूस की ओर नाटो का जो विस्तार हुआ है उसने रूस को असहज किया। इन विषयों को यहाँ पर उभारे। निष्कर्ष में वार्ता का रास्ता ही उपयुक्त है और दोनों पक्षों की चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन क्या है। वैश्विक भू राजनीति में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। भूमिका में सबसे पहले आप बताएंगे म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का परिचय। मुख्य भाग में संस्था का उदय किस प्रकार से हुआ, इसकी अब तक की उपलब्धियां क्या क्या है, हाल के घटनाक्रम में जो इसकी बैठक हुई है और भारत और चीन का जो महत्व उभर करके आया है, इसको जोड़ करके आप बताएं। निष्कर्ष में संघर्ष को कम करने में, आतंकवाद को रोकने में, साइबर हमलों को रोकने में, अन्य सुरक्षा चिंताओं के समाधान में जो इसका महत्व है उसको इंगित करते हुए आप निष्कर्ष को पूर्ण करें। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंचते रहेंगे। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।